बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपने सफ़हात 19, 20, 21 और 22 पर पहले दो पैराग्राफ पढ़ लिए थे। यकीनन आपने उसकी पढ़ाई घर पर दोबारा कर ली होगी। आगे जाते हैं सफ़हा नंबर 22 पर अगले पैराग्राफ की तरफ। एक ज़री मुल्क में ज़राअत से मुतल्लिक़ सनतों और घरेलू दस्तकारियों का होना बहुत ज़रूरी होता है। यानी एक मुल्क यानी पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं कि एक ज़री मुल्क है, तो उसमें ज़राअत से मुतल्लिक़ सनतों और घरेलू दस्तकारियों का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यानी ये सिर्फ नहीं कि हम बड़ी बड़ी सनतों की तरफ देखेंगे और उनसे फ़ायदा उठाएंगे, बल्कि हमें चाहिए कि हम घरेलू सनतों यानी जो छोटी छोटी दस्तकारियों के मराकज़ हैं, घर में जो चीज़ें हम बना सकते हैं जैसे मशरूबात वगैरह, मुरब्बे, चटनियाँ वगैरह, लकड़ियों से चीज़ें मुख्तलिफ तैयार कर सकते हैं। तो ये तमाम जो छोटे पैमाने पर यानी कारोबार है उसका होना भी बहुत ज़रूरी है। हुकूमत ने घरेलू दस्तकारियों और छोटी सनतों की अहमियत को शुरू ही से महसूस किया है। यानी अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ना सिर्फ बड़ी सनतों को देखना चाहिए, बल्कि इन छोटी छोटी सनतों जो घरेलू दस्तकारियाँ होती हैं या छोटे पैमाने पर जो कारोबार जो हम घर ही से कर सकते हैं, उसकी अहमियत को काफ़ी बहुत हद तक महसूस किया है और इनकी हमेशा हौसला अफजाई की है और मदद की है। यानी किस तरह से मदद की है, जैसे आपको पता भी होगा कि बैंक से कर्जे मिलते हैं और छोटे जो कारोबार होते हैं उनके लिए हम बैंक से कर्जा लेकर ये कारोबार आगे बढ़ा सकते हैं। यानी हुकूमत ने क्या किया है कि इसकी हमेशा हौसला अफजाई की है, उनका हौसला अफजाई बढ़ाया है और मदद की है। मदद किस तरह की है, यानी कर्जे देकर। और छोटी सनतों और घरेलू दस्तकारियों में मशरूबात, मुरब्बे और चटनियाँ तैयार करना, लकड़ी से तैयार होने वाला सामान, चमड़े की मसनूआत की तैयारी, मक्सबानी, मुर्गबानी और माही परवरी खसूसी अहमियत रखती हैं। आप ये देखिए कि इसके लिए बाकायदा कोई ख़ास तैयारी की ज़रूरत नहीं होती, ना ही किसी ऐसे इदारे से तालीम हासिल करने की ज़रूरत होती है। ये ऐसे कारोबार हैं जो हम किसी से भी किसी ऐसे बंदे से सीख सकते हैं जिन्होंने पहले से ये काम किया होता है। तो ये तमाम काम, ये तमाम जो ये छोटे पैमाने पर कारोबार है, हम खुद अपने घर ही से छोटे पैमाने से ही हम शुरू करके अपने मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें देखिए ये जो छोटी सनतें हैं, ठीक है, जैसे घरेलू दस्तकारियों ऐसे मराकज़ होते हैं, ठीक है, जिसमें दस्तकारियाँ करती हैं औरतें और फिर वो बेचती हैं शहरों में, दूसरे ममालिक, इवन ये है कि दूसरे ममालिक भी भिजवाई जाती हैं। जैसे फॉर्म्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर मशरूबात मुख्तलिफ तैयार किए जाते हैं, ना सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि बैरूनी मुल्क भी भिजवाए जाते हैं और पसंद भी किए जाते हैं। मुरब्बे और चटनियाँ तैयार करना, ये भी करते हैं लोग छोटे पैमाने पर। इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं जो हम छोटे पैमाने पर करके अपने मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। लकड़ियों से मुख्तलिफ डेकोरेशन की चीज़ें बना सकते हैं, आराइशी सजावट की चीज़ें, ठीक है, चमड़ी की मसनूआत की तैयारी, इससे मुख्तलिफ चीज़ें बन सकती हैं। कोई भी चीज़, चाहे बैग्स वगैरह हो या कोई जैकेट्स वगैरह हो, तो ये तमाम चमड़े से बनाई जाती हैं। मक्सबानी, मक्सबानी किसे कहते हैं, शहद की मक्खियों का पालना, ठीक है, शहद की मक्खियों का पालना, मक्सबानी, शहद की मक्खियों का पालना, ये मीनिंग लिख लें साथ साथ। मुर्गबानी, मुर्गियों का पालना, माही परवरी, मछलियां पालना, ये कारोबार भी हम छोटे पैमाने पर अपने घर ही से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, घर में छोटी सी भी जगह हो तो ये तमाम काम हो सकते हैं छोटे पैमाने पर भी। खसूसी अहमियत रखती है। इस मकसद के लिए हुकूमत क्या करती है कि ज़री बैंकों से माशरती बहबूद के इदारों और इमदाद बाहमी की अंजुमनों की सरपरस्ती और इमदाद कर रही है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हुकूमत जो है ज़री बैंकों से, जो ज़राअत के शोबे में अगर कोई किसान कमज़ोर है तो उसको कर्जा दिया जाता है ताकि वो अपनी खेत पर, अपनी ज़मीनों पर वो पैसा लगा सके और उससे मशीनें खरीद सके और ज़्यादा पैदावार हासिल कर सके। ठीक है, तो हुकूमत जो है वो
बैंक से यानी ज़री बैंक हैं तो उससे क्या करती हैं, कर्जा भी दे देती हैं। माशरती बहबूद यानी भलाई के इदारों और इमदाद बाहमी यानी आपस की जो मदद की मजलिस होती हैं, अंजुमनों यानी मजलिसों, उसकी सरपरस्ती और इमदाद कर रही है, इमदाद मदद करना, ठीक है। यानी हुकूमत जो है वो ऐसे काम जो घर पर हम छोटे पैमाने से ये कारोबार जो है जो हम कर रहे हैं तो इसकी मदद भी कर रही है, इसकी सरपरस्ती और इमदाद यानी मदद भी कर रही होती है साथ साथ। इन कोशिशों के नतीजे में अब हमारे छोटे जमींदार, काश्तकार और देही मजदूर अपना फालतू वक्त छोटी घरेलू सनतें कायम करने में सर्फ कर रहे हैं यानी खर्च कर रहे हैं। फालतू यानी बचा हुआ, यानी क्या हो रहा है कि मजदूर के पास अगर फालतू वक्त मिलता है उसको, तो वो क्या करता है कि इन छोटी सनतें जो है या छोटी जो कारोबार है उनमें वो अपना वक्त जो है वो सर्फ कर रही है या खर्च कर रही है। ये लोग मुल्क की तामीर और तरक्की और अवाम की खुशहाली में नुमाया हिस्सा ले रहे हैं, नुमाया यानी अहम हिस्सा ले रहे हैं। अल्लाह ताला ने, अच्छा इस पैराग्राफ में आपने क्या पढ़ा कि इस पैराग्राफ में क्या है, जो छोटी कारोबार होते हैं, जो घरेलू दस्तकारियां होती हैं, उनके बारे में पढ़ा कि ये एक अहम किरदार अदा कर रही हैं। बड़े कारोबार के अलावा ये छोटे कारोबार मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है और हुकूमत जो है वो बैंकों से, ज़री बैंकों से उनको कर्जा देकर उनकी इस तरीके से मदद कर रही है। और काश्तकार, जमींदार क्या हो रहा है कि वो जो उनके पास वक्त बच जाता है तो वो उसको इस फायदेमंद कारोबार, जो छोटे कारोबार होते हैं, उसमें अपना फालतू वक्त सर्व कर लेते हैं और इस तरह हमारा मुल्क मजीद तरक्की की राह पर गामजन हो रहा है। अल्लाह ताला ने हमारे वतन अजीज को बेशुमार नेमतें अता की हैं। वतन अजीज को, यानी प्यारे वतन को, प्यारे मुल्क को बेशुमार नेमतें अता की हैं। नेमतें मुफ्त दी हुई चीज, अता की हुई चीज, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने हमारे वतन को बेशुमार नेमतें अता की हैं, अनगिनत कुदरती वसाइल बख्शे हैं। अनगिनत यानी बेशुमार, यानी पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसमें जिसको अल्लाह ताला ने बहुत सारी कई किस्म की कुदरती वसाइल से नवाजा है। ऐसी यानी यहाँ पर आप देखें कि जंगलात भी हैं, दरियाएं हैं, मुख्तलिफ जगहों पर हैं, ठीक है। जैसे हम फायदा हैं, जंगलात हैं, ये नहीं कि यहाँ पर पूरा मुल्क जो है यहाँ पर खुश्की है या पूरा मुल्क वो पानी है यहाँ पर, ये नहीं, यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की अनगिनत कुदरती वसाइल से नवाजा है। और आपको ये भी मैं बता दूं कि ज़रे एतबार से पाकिस्तान जो है वो दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, ठीक है। यहाँ पर जो पैदावार होती है मुख्तलिफ चीज़ों की, जैसे खजूर है, आम है, ये बिल्कुल सरफहरिस्त है। जैसे खजूर 4थे नंबर पर हमारा मुल्क है, आम जो है वो 6ठे नंबर पर हमारा मुल्क है, जो दूसरे ममालिक को ये चीज़ें देती है, भिजवाती है, ठीक है। तो अनगिनत कुदरती वसाइल बख्शे हैं, लेकिन ये याद रखिए कि ये कुदरती वसाइल जो है उसकी जो एक हद है, ठीक है। इन कुदरती वसाइल को हम तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इन कुदरती वसाइल की एक हद है। ये नहीं है कि हम दरख्तों से उनकी कटाई करेंगे और वो खुद ब खुद से उगेगी और उनकी हिफाजत अल्लाह ताला करेगा, ठीक है। ये अगर हम दरख्तों की कटाई करेंगे तो हमें चाहिए कि हम मजीद दरख्तों की उगाई करें, मतलब ऐसे दरख्त लगाएं जिससे हम फायदा उठा सकें। यानी उनकी कटाई करके हम अपने जंगलात को ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें चाहिए कि हम शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ताकि हमें मतलब इसकी दरख्तों की कमी का सामना ना करना पड़े। चूंकि आपको पता भी है कि दरख्त जो है उसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। दरख्तों के मौसम की तब्दीली, उससे आप काफ़ी वाकिफ होंगे कि दरख्तों से क्या है, ऑक्सीजन हासिल होता है, आबो हवा में काफ़ी उससे फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि शजरकारी मुहिम यानी पौधे लगाने, दरख्त लगाने की जो मुहिम है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। हम अपनी मेहनत और कोशिशों से
بعض वसाइल में क्या कर सकते हैं, इजाफा कर सकते हैं, लेकिन कुदरती वसाइल में इजाफा हमारे बस में नहीं है। वसाइल वसीला की जमा, जरिया वास्ता, वसाइल वसीला की जमा। जैसे आप देखें कि मुख्तलिफ इलाकों में जैसे गैस है, तेल है, यानी ऑयल ये निकला है, तो ये हम तो अपनी तरफ से उसमें नहीं डाल सकते, ये अल्लाह ताला ने दिया हुआ एक तोहफा है, एक अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है, तो उसका तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे, यानी इसमें इजाफा हमारी बस की बात नहीं है। इसलिए ऐसे वसाइल को जिनमें इजाफा करना हमारे इख्तियार में नहीं, जाया होने से बचाना जरूरी है। अब पानी को देख लें, ये भी एक कुदरती वसीला है, तो अगर हम इसको जाया करेंगे तो हम अपनी तरफ से पानी तो नहीं डाल सकते ना, जेरे जमीन पानी जो है, हमें चाहिए उसके पानी का मुनासिब इस्तेमाल करें और उसे जाया होने से बचाएं। इनका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद सूरत में हो और उनका तहफ़्फ़ुज़ करें, यानी उसको महफूज करें, यानी हमें चाहिए कि ज़रूरत के मुताबिक इन कुदरती वसाइल को इस्तेमाल करें। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि हम आइंदा नस्लों को सिर्फ मसाइल ही विरसे में देकर ना जाए। विरसे में यानी जो मरने वालों का माल होता है, विरसे का मतलब लिख लें अपने साथ, मरने वालों का माल, यानी हमें ये नहीं चाहिए कि हम जो कुदरती वसाइल हैं उससे फायदा उठाएं और जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, औलाद जो है, उनके लिए हम सिर्फ मसाइल ही छोड़ें। हमें चाहिए कि इन कुदरती वसाइल को महफूज रखें, कम से कम इस्तेमाल करें, बल्कि ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें, ताकि हमारी जो आइंदा नस्लें हैं, आइंदा हमारी जो औलाद है, वो इन कुदरती वसाइल से फ़ायदा उठा सके और मसाइल का सामना ना करना पड़े उन्हें, बल्कि उन्हें वसाइल में विरसे में मिल सके, ताकि ये वसाइल उन्हें बेहतर जिंदगी गुजारने में मदद दे। ठीक है, यानी हमें चाहिए कि इन वसाइल को मुनासिब तरीके से इस्तेमाल कर सके और विरसे में, यानी मरने वालों का जो माल, ठीक है, हमारे बाद हमारा माल किसका है, हमारी औलाद यानी हमारी आने वाली नस्लों का है। ठीक है, तो विरसे में उन्हें इन कुदरती वसाइल में से कुछ न कुछ तो दे सके, ठीक है, ताकि ये वसाइल उन्हें बेहतर जिंदगी गुजारने में मदद दे। अगर आप खुद ही सोचें कि हम खुद इसका बेजा इस्तेमाल करेंगे तो उनके लिए हम सिर्फ और सिर्फ मसाइल ही छोड़कर जा रहे हैं। यानी इन कुदरती वसाइल को मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो उनको भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो भी बेहतर जिंदगी गुजारने के लायक होंगे। स्टूडेंट्स, यकीनन आपने सबक काफ़ी इंटरेस्टिंग था, तो यकीनन आपने गौर से सुना होगा। अब सवालात जवाबात की तरफ बढ़ते हैं। आपको मैंने अल्फाज मानी लिखवाए भी थे, लेकिन एक दफ़ा आप फिर से देख ले, अगर ये वाले अल्फाज चूँकि ये मश्क में है ना, तो ये आपकी मंथली टेस्ट और वीकली टेस्ट में आएंगे। एक दफ़ा आप फिर देख ले, अगर ये अल्फाज आपसे रह गए हैं तो ये अल्फाज अपने साथ नोट कर ले। अल्फाज मानी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पहला लफ्ज है मक्सबानी, जो अभी आपको मैंने मानी इसकी बताई। शहद की मक्खियां पालना, ऐसा कारोबार जिसमें शहद की मक्खियां पालते हैं और फिर उनसे क्या हासिल करते हैं, शहद हासिल करते हैं। ठीक है, मक्सबानी शहद की मक्खियां पालना। माही परवरी मछलियां पालना। ठीक है, मछलियां पालने का कारोबार जिसको हम कह सकते हैं। मुर्गबानी मुर्गियां पालना। ठीक है, फिर उन मुर्गियों को बाजार में बेचना, उनसे अंडे हासिल करना, वो भी बेचना, तो ये भी एक कारोबार है। मुर्गबानी मुर्गियां पालना। चौथा लफ्ज है मशरूबात, मशरूब की जमा शरबत। पांचवा लफ्ज है फरोग देना, तरक्की देना। छठा लफ्ज है मसनूआत, बनाई हुई चीजें, ऐसी चीजें जो हम खुद, यानी छोटे जो कारोबार होते हैं। ठीक है, मसनूआत बनाई हुई चीजें। स्टूडेंट्स, आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्फाज मानी के बाद अगले सवाल की तरफ, अल्फाज जुमले। अच्छा बच्चों, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो जुमले आपको मैं बताती हूँ, लिखवाती हूँ,
لکھواتی نہیں بلکہ آپ کو دکھاتی ہوں، تو یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہوں. یہ میرے جملے ہیں، آپ اپنے جملے یعنی ان جملوں کو آپ سمجھ لیں اور پھر ان الفاظ کو آپ اپنے جملوں میں استعمال کریں. ٹھیک ہے. پہلا جو لفظ ہے یہ آپ کی کتاب صفحہ نمبر 24 پر ہے. صفحہ نمبر 24 پر سوال نمبر جو 4 ہے، اس میں یہ الفاظ دیے گئے ہیں. ان الفاظ کو میں نے جملوں میں استعمال کیا ہے. ان کے معنی میں پہلے آپ کو لکھوا چکی ہوں کل والے لیکچر میں، پرسوں والے جو لیکچر تھا اس میں بھی آپ کو چند الفاظ بتائے تھے شروع میں بھی. ٹھیک ہے. پہلا جو لفظ ہے تعمیر و ترقی. جو میرا جملہ ہے وہ یہ ہے کہ جدید تعلیم کے بغیر ملک کی تعمیر و ترقی ممکن نہیں. جدید تعلیم کے بغیر ملک کی تعمیر و ترقی ممکن نہیں. آپ کو یہ بات میں پھر سے بتا دیتی ہوں، آپ کو کلاس میں بتایا گیا ہے کہ جملے جب ہم الفاظ کو لیتے ہیں تو الفاظ نہ شروع میں آئے اور نہ بالکل آخر میں. ٹھیک ہے. یعنی وہ جملے کے بیچ میں آئے لیکن فرسٹ اور لاسٹ لفظ نہ ہو، اس پر آپ کو مارکس نہیں ملتے. زرعی آلات. دوسرا لفظ ہے زرعی آلات. اس کا جملہ ہے آج کل جدید زرعی آلات کا استعمال کیا جا رہا ہے. تیسرا لفظ ہے کیمیائی کھاد. زرعی پیداوار بڑھانے میں کیمیائی کھاد اہم کردار ادا کر رہا ہے. کیمیائی کھاد زرعی پیداوار بڑھانے میں کیمیائی کھاد اہم کردار ادا کر رہا ہے. اگلا لفظ ہے مشروبات. چوتھے نمبر پر موسم گرما میں مشروبات کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. موسم گرما میں مشروبات کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. پانچویں نمبر پر جو لفظ ہے وہ ہے مکسبانی. مکسبانی کا مطلب ابھی میں نے آپ کو لکھوا بھی لیا، شہد کی مکھیاں پالنا. اسلم نے مکسبانی کے لیے بینک سے قرضہ لیا. اگلا لفظ ہے چھٹے نمبر پر پروری، مچھلیاں پالنا. جدید سائنسی طریقے سے مچھلیاں پالنا ماہی پروری کہلاتا ہے. اگلے کوسچن کی طرف بڑھتے ہیں جو آپ کی کتاب صفحہ نمبر 23 پر مختصر جوابات دیں. ٹھیک ہے. مختصر جوابات دیں. اس میں سوال الف جو ہے وہ میں آپ کو لکھوا رہی ہوں. کاشتکاری کا پرانا طریقہ کیا تھا؟ جواب لکھیے. پوائنٹ نمبر 1، پرانے زمانے میں انسان اپنے بنائے ہوئے ہل سے بیلوں کی مدد سے سارا دن ہل چلاتا تھا. یعنی پرانے طریقے کی بات ہو رہی ہے نا کہ کس طرح پرانے طریقے کیا تھا، پرانا طریقہ کیا تھا کاشتکاروں کا. سیکنڈ پوائنٹ لکھیے، کنویں سے پانی حاصل کر کے زمین سے سیراب کرتا تھا. تیسرا پوائنٹ لکھیے، درانتی سے فصل کاٹتا تھا. چوتھے نمبر پر جو پوائنٹ ہے، بھوسے اور دانے کو الگ کرنے کے لیے کھلیان بناتا تھا. اگلا سوال ہے بے. اب یہ پرانا طریقہ تھا نا، اب نیا طریقہ یعنی جدید طریقہ آپ کو کاشتکاری کا. کاشتکاری کا جدید طریقہ کیا ہے؟ سوال بے، کاشتکاری کا جدید طریقہ کیا ہے؟ پوائنٹ نمبر 1، کاشتکاروں نے کیمیائی کھاد کے علاوہ جدید زرعی آلات اور مشینوں کا استعمال شروع کر دیا ہے. یعنی آج کل کی بات ہو رہی ہے، نئے وقت کی بات ہو رہی ہے کہ کاشتکاروں نے کیمیائی کھاد کے علاوہ جدید زرعی آلات، یعنی ایسی مشینری استعمال ہو رہی ہے جو جدید ہے، جو کم وقت میں زیادہ کام کر سکتی ہیں، اور مشینوں کا استعمال شروع کر دیا ہے. سیکنڈ پوائنٹ، اب بیلوں کی جگہ ٹریکٹر استعمال ہوتے ہیں. یعنی بیلوں سے جو کنویں سے نکالا جاتا تھا، رہٹ سسٹم نا. اور تھرڈ پوائنٹ ہے، فصل کی کٹائی سے لے کر غلے اور بھوسے کو الگ الگ کرنے کا کام مشینوں کے ذریعے کیا جاتا ہے. آخری پوائنٹ، آبپاشی کے لیے جدید نہروں کا نظام اور ٹیوب ویل استعمال ہو رہے ہیں.
اسٹوڈینٹس اسے اسکرین شاٹ لے لیں, یقیناً آپ نے اپنے ساتھ لکھ لیا ہوگا. تھینک یو اسٹوڈینٹس, اللہ حافظ. سر